नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तारिक भट्ट जी हमारे साथ हैं, उनसे विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हैं। स्वागत है आपका। थैंक यू अंचल जी। क्या चल रहा है आपकी पार्टी में? इनएक्टिव दिख रहे हैं आप। बिजली और पानी का मसला था या फिर और कई सारे मसले थे, आपकी पार्टी के नेता ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे इन मुद्दों को लेकर। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है कि बिजली और पानी 2-4 दिन से तो बिल्कुल ठीक आ रही है, लेकिन इससे पहले बिजली की बड़ी शॉर्टेज हुई है और पानी की तकलीफ हुई है, तो लोग इसमें बड़े परेशान रहे हैं। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा दबाव बनाया गया, डेपुटेशन की शक्ल में हम मिले और अब पानी जो बिजली है वो ठीक आ रहा है। कोई ऐसी इस वक्त अभी तक तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है इस वक्त। लेकिन अपोजिशन की भूमिका जिस तरह से होनी चाहिए, आपको लग रहा है कि आप निभा पा रहे हैं या फिर सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई है अपोजिशन? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि हमारी जो मीटिंग जो होती है वो मंथली मीटिंग जो 5 तारीख को हमारी होती है, वो मीटिंगें हम कर रहे हैं और मीटिंग करने के बाद हमारा डेपुटेशन जो है वो अफसरों के पास जाता है, वहाँ मिलता है। हाँ, ये बात दूसरी है कि कभी कभार प्रेस वाले वहाँ आ जाते हैं, हर बार नहीं आते, जिसकी वजह से रह जाती है। जब भी प्रेस वाले अगर आते हैं तो वो मीटिंग की तो कवरेज नहीं करते हैं, वो सिर्फ एक बाइट लेकर के अपना फ़र्ज जो है वो पूरा कर लेते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन तक हम हमेशा बात पहुँचाते हैं। कश्मीर में लगातार किलिंग्स हो रही हैं, उसको किस तरह से देखते हैं आप? हालांकि जब आपकी सरकार होती थी उस समय भी आपकी घटनाएं लगातार होती थी, अब भी हो रही है, लेकिन अब जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं आंथियों ने बदली है और टारगेटिंग किलिंग, लक्षित हत्याएं जो है वो की जा रही हैं। अभी रिसेंटली भी एक हत्या हुई है तो जिसमें जवान शहीद हो गए हैं, उसे किस तरह से देखते हैं और क्या हल देखते हैं आप इसे? लगातार आर्मी द्वारा, फोर्सेस द्वारा कोशिशें भी की जा रही है, कहाँ पर कमी रही? देखिए अंचल जी, जहाँ तक टारगेटिंग किलिंग जो हो रही है, मैं तो इसकी ज़बरदस्त मजम्मत करता हूँ और पिछले दिनों भी मैंने 2-4 चैनलों पे अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए इस बात की ज़बरदस्त मजम्मत की है और आपके वसातत से फिर एक बार मजम्मत करता हूँ। बात यह है कि अब जो मिलिटेंट लोग जो हैं, इन्होंने अब थोड़ी सी तब्दीली इसमें लाई है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने अच्छा काम वहाँ पर किया है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि प्रेस और मीडिया जो है वो बजाय इसके कि सरकार को पूछा जाए, सरकार जो रूलिंग पार्टी है उसको पूछा जाए, वो अपोजिशन से पूछते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है और अपोजिशन क्या कर सकती है। अपोजिशन के पास तो कोई ताकत है नहीं। अपोजिशन जो है जब वो आपके पास ताकत थी तब भी आप क्या ज़्यादा कर पाए थे? जब हमारे पास ताकत थी, जब हमारी सरकार थी, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, उमर अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, हम मिलिटेंटों को मारते थे, हम पाकिस्तानियों का ज़बरदस्त मुकाबला करते थे। अब भी मारे जा रहे हैं लगातार, हर रोज दूसरे तीसरे चौथे दिन खबरें आती हाँ, अब ये है कि हम 10 मारते थे तो हम प्रोपोगंडा नहीं करते थे, हम शोर नहीं मचाते थे। ये एक मारते हैं 50 दिखाते हैं, इनके पास छड़ा खा ली। इस मुद्दे को लेकर क्या लगता है कि जो सत्ताधारी पार्टी है, केंद्र सरकार है, वो थोड़ी बैकफुट पर? बिल्कुल वो बैकफुट पे है और मैं ये समझता हूँ कि सरकार इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर के अंदर बिल्कुल फेल हो चुकी है और हमारे जो माइग्रेट भाई जो हैं, अभी पिछले दिनों वहाँ राहुल भट्ट को शहीद किया गया, रजनी वाला को शहीद किया गया और इसी तरह से वो बैंक मैनेजर को शहीद किया गया और फिर हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के कुछ लोग हैं वो उनको शहीद किया गया और रूलिंग पार्टी के लोग और सरकार ये कहती है हालात बिल्कुल ठीक हैं। कहाँ हैं हालात ठीक? दिन दिहाड़े कत्लेआम जो है वो वहाँ पर हो रहा है। मुझे समझ नहीं आती है कि क्या इनको नज़र नहीं आता? पूरी दुनिया का टीवी बोलता है, पूरी दुनिया का मीडिया बोलता है कि कश्मीर के हालात ख़राब हैं, वहाँ पर कोई ऐसे ठोस इक़दाम किए जाए जिससे मिलिटेंसी का खात्मा किया जाए और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। लेकिन सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कोई तरह तरह के बहाने ढूंढ करके हालात को ऐसी टर्न देते हैं, कोई और मुद्दे पकड़ कर बात करना शुरू कर देते हैं और जो सही मायने में जम्मू कश्मीर के अंदर अमन लाने के और जम्मू कश्मीर के अंदर सही तौर पर जो काम करने की ज़रूरत है वो सरकार से नहीं हो पा रहा है। बेरोज़गारी का यहाँ पर मसला है। बेरोज़गारी की जो है वो हालत इतनी मैं कहता हूँ कि बढ़ चुकी है बेरोज़गारी कि लोग बड़े परेशान हो चुके हैं। सरकार टोटल फेल हो चुकी है और मिलिटेंसी जो है 1999-90 की सूरत जो है वो फिर अख्तियार कर चुकी है। मैं कहता हूँ कि मिलिटेंसी फिर से जवानी पे आ गई है और ये किसका कसूर है? इस वक्त तो फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार नहीं है, ना ही उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है। आज तो गवर्नर राज है और जनता खुश होती थी कि
गवर्नर राज लगाया जाए, गवर्नर राज लगाया जाए, गवर्नर राज लगाया जाए। मैं तो आज ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जनता दुखी हो चुकी है। वो कहती है कि कब गवर्नर राज को हटाया जाए। जब जब पॉपुलर सरकार थी, लोगों की चुनी हुई सरकार थी, लोगों के काम भी होते थे, अफसर भी मौके दफ्तरों में बैठते थे, अफसरों को डर रहता था। आज तानाशाही है और ब्यूरोक्रेसी का जो है वो बोलबाला है। आज किसी की कोई सुनवाई ही नहीं है कि किसको जाएं सुनाकर। अफसर 12-12 बजे तक दफ्तरों में नहीं आते हैं और अगर आएंगे तो उनकी मीटिंगें ही ख़त्म नहीं होती हैं, वो मिलने के लिए तैयार कोई नहीं है। और आज मैं ये देखता हूँ कि आप कहीं भी चले जाइए, जम्मू कश्मीर के किसी भी दफ्तर में चले जाइए, किसी की भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, सारे डिस्ट्रिक्ट बैठ चुके हैं और हमारे एलजी साहब जो है वो टोटल फेल हो चुके हैं। अलबत्ता ये रूलिंग पार्टी के लोग जो हैं वो झूठी तारीफ़ें करते हैं अपने सिर्फ ताकि हमारे नंबर बने रहें, वो बाकी सारा बट्ठा बैठ चुका है। लेकिन भाजपा के पूर्व विधायक जो हैं और डीडीसी चेयरमैन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, वो ये कह रहे थे कि आतंकवाद जो है वो अपने अंत पर है और ये छिटपुट घटनाएं हैं। इसे आप किस तरह से? देखिए ये बात जो है ना, और आप ये कह रहे हैं कि आतंकवाद बढ़ गया है, पीक पर है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरी उम्र इस वक्त 65 साल के करीब हो रही है और जम्मू कश्मीर के अंदर जमहूरियत बहाल हुई है, हम तब से लेकर जब मैंने होश संभाला है ना, मेरे ख्याल में 12-14 साल के बाद मैं सुनने लगा था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ये सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन अभी मुझे 40-50 साल से मुझे ठीक होता हुआ कुछ नहीं दिखा। ये आप अपने बयान से साफ तौर पे मान रहे हैं कि आपकी सरकारों में भी पूरी तरह से ठीक नहीं था और अब भी पूरी तरह से ठीक नहीं है हालात। जब हमारी सरकारें थी उस वक्त भी पाकिस्तान हालात ख़राब करने की पूरी कोशिश करता था और हमारी सरकारें खुद मुख्तार थी, वो उसका डटकर मुकाबला करती थी। और हमारी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही एक ऐसी जमात है जिसने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था। और जब वतन की तकसीम हुई थी तो हमारी ही जमात एक ऐसी जमात थी जिसने पाकिस्तान के बजाय हिंदुस्तान के साथ रहने का फैसला किया था। और आज अगर जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान के नक्शे पर है, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की देन है। और जब हमारी सरकारें थी इतने बुरे हालात नहीं थे। लेकिन पाकिस्तान, हमारे जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के किसी भी जगह पे, किसी भी कोने पे अगर ज़रा सी नब्ज़ कमज़ोर देखता है वो वहाँ पर टांग फंसाने की, अड़ाने की कोशिश करता है, जिसके लिए मरकज़ी सरकार को, हमारी जो इस वक्त जो है उनको चाहिए कि वो ज़रूरी इक़दाम उठाएं और पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार देने के लिए फॉरेन पॉलिसी को ज़रूरत से ज़्यादा इसमें आगे जा कर के उसको अपनाने की ज़रूरत है और अपना एक ऐसा मौक़िफ़ अख्तियार करें ताकि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए और वो जो शरारत यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर करता है वो बंद करे। पाकिस्तान 1947 से लेकर आज तक जम्मू कश्मीर को हड़पने की कोशिश कर रहा है। वो जिसकी भी सरकार वहाँ पर रही हो, चाहे वो कांग्रेस की थी, जनता दल की थी, बीजेपी की थी या जिसकी भी थी, उन्होंने अपनी हरकतों से वो बाज नहीं आता है और उनको बाज रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम करने की ज़रूरत है। लगातार सर्जिकल स्ट्राइक होंगे? बिल्कुल। इसमें हमारी फ़ौजें किस लिए हैं? हम हमारे टैक्स से फ़ौजों को तनख्वाह जाती है। जिस काम के लिए फ़ौजों की भर्ती हुई है, वो अगर फ़ौज हमारी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है तो हमारी जो मंत्री हजरात जो हैं, हमारी गवर्नमेंट है, उनके किसने हाथ बांध के रखे हैं? करें ना सर्जिकल स्ट्राइक। इसमें डरने वाली कौन सी बात है? पाकिस्तान नहीं डरता। वो पाकिस्तान आए दिन हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर मुदाखलत करता है, पंजाब के अंदर मुदाखलत करता है और हमारे बॉर्डर जहाँ भी पाकिस्तान के साथ लगते हैं, हमारे बॉर्डर जो हैं वो वहाँ पर डिस्टर्ब वो करता है। और हमारा एक स्ट्राइक हमने कर दी, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, तो उसका हुआ खड़ा करके हम सारी दुनिया को बताते हैं हमने ये किया, हमने वो किया। लेकिन बात यह है कि जब तक ना पाकिस्तान को मुँह तोड़ जवाब देंगे तब तक वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। जी, आपने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारण जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के नक्शे में है। ये मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो महाराजा के कारण जो है जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान के नक्शे में है, क्योंकि उनका फैसला था कि हिंदुस्तान के साथ जाना है। और दूसरा, आप ये मानते हैं कि आपकी सरकारों में भी आतंकवाद रहा है और अब भी है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि तमाम सरकारों को मिलकर, तमाम पार्टियों को मिलकर इसका मुकाबला करना चाहिए और जल्द ही अब लोगों को इससे छुटकारा दिलाना चाहिए? देखिए, जहाँ तक सवाल ये है कि महाराजा का आपने जिक्र किया है, इसमें कोई शक नहीं है। आपको ये पता है कि जब कबालियों ने हमला किया था जम्मू कश्मीर के ऊपर और उनके हमले से हमारा आधा कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के कब्ज़े में चला गया था। और उस वक्त जब अब बात उस कश्मीर को, जम्मू कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर जो है,
उसको उसके ऊपर होनी चाहिए आपको लगता है, ना कि इस कश्मीर के ऊपर? बिल्कुल, पाकिस्तान के कब्ज़े में जो कश्मीर है वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हिंदुस्तान का है, उस पर पाकिस्तान ने कब्जा करके रखा हुआ है। उसको बात जो है वो उस पर होनी चाहिए। ये कश्मीर तो हमारा है, हमारे पास है, वो उस पर जो उसने नाजायज़ कब्जा किया वो उस पर बात करें। और जहाँ तक आपने अभी सवाल किया था महाराजा का, जब महाराजा ने एग्रीमेंट बना करके यहाँ से भेजा था पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जहाँ का जो महाराजा का जो आदमी वो एग्रीमेंट लेकर गया था, और महाराजा ने ये कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से आप मिलना और उसको ये कहना कि महाराजा ने भेजा है, ये मेरे एग्रीमेंट जो है इसको मान लिया जाए, मुझे फौजें दी जाए ताकि मैं जो पाकिस्तान ने जो कब्ज़ा किया है मैं उसको खाली करवा सकूं। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं मानते हैं तो तुम वहाँ से सीधा पाकिस्तान चले जाना। जब उस आदमी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये बात कही, ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटियों में ये किताबें पढ़ाई जाती हैं, आप भी मेरे ख्याल में यूनिवर्सिटी पढ़े होंगे, आपने भी ये पढ़ा होगा। और जब फिर शेख अब्दुल्ला साहब वहाँ बैठे थे, उन्होंने एक स्लिप भेजी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, जब उस आदमी को निकाल दिया, जाइए आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो फिर शेख साहब ने एक स्लिप भेजी थी और फिर उसमें लिखा था कि महाराजा का प्रस्ताव को मान लिया जाए। और फिर उसको वापस बुलाया उस आदमी को, और फिर उन्होंने कहा कि शेख साहब भी तो यही कहते हैं, तब जा कर के वो एग्रीमेंट जो है वो माना गया था। और शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के कहने पर ये एग्रीमेंट हुआ था और इल्हाक जो हिंदुस्तान के साथ हुआ था। और शेख अब्दुल्ला अगर चाहता, उस वक्त तो लॉर्ड माउंटबेटन जो था हमारा गवर्नर जनरल, उसने तो खुली छूट दे रखी थी कि हिंदुस्तान की वो तमाम मुस्लिम रियासतें जो पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं जा सकती हैं, कोई रोक टोक नहीं थी। उस जम्मू कश्मीर में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, अगर ये जाना चाहते तो कौन रोक सकता था इनको? जम्मू के लोग थोड़े जाना चाहते थे। मैं कहता हूँ वो नहीं जाना चाहते थे तो फिर लड़ते ना, फिर वो अगर उनको तो लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि शेख साहब ने फैसला कर लिया, क्योंकि उस वक्त। और फिर उसके बाद शेख अब्दुल्ला जब जम्मू कश्मीर की असम्बली बनी तो शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने असम्बली के अंदर सबसे पहले 2 करारदादें मंजूर करवाई थी। पहली करारदाद ये थी कि हमें कहाँ जाना है, और जम्मू कश्मीर की 76 में से 75 मेंबरान ने असम्बली ने फैसला किया था कि हम पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। ये कानूनी तौर पर जम्मू कश्मीर का इलाहाक जो था हिंदुस्तान के साथ, वो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सरकार ने किया था। और उसके साथ साथ फिर ज़रिया असलाहत कानून जो बना, खादमा चकदारी कानून जो बनाया था, कि ये 2 पहली असम्बली में 2 करारदादें सबसे पहले पास की थी। इसका क्रेडिट शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को जाता है। चलिए, आप ये समझते हैं जमात के स्कूलों को बंद किया जा रहा है और जो बच्चे उसमें पढ़ते हैं उन्हें एक अभियान चलाकर सरकारी स्कूलों में जम्मू कश्मीर के उन्हें वहाँ दाखिला दिया जा रहा है, इस फैसले को किस तरह से देखिए, सरकार अगर कोई अच्छा काम करती है तो हमें उसकी सराहना भी करनी चाहिए, हमें उसकी तारीफ भी करनी चाहिए। मैं ये कहता था, मैं 25 साल से मैं कहता चला आ रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर 155 स्कूल जमायत इस्लामी के थे, और उन जमायत इस्लामी के स्कूलों के अंदर हम कीफ कबूतर पढ़ते थे, वहाँ कीफ काफर पढ़ाया जाता था उन स्कूलों में। और मैं ये कहता था कि उन स्कूलों के अंदर जो बच्चे पढ़कर जवान हुए वो सारे के सारे मिलिटेंट बने थे। मैं कहता था कि उन स्कूलों को बंद करवाइए, और फिर एक वक्त आया कि उन स्कूलों को बंद करवाना पड़ा। और आज भी मैं ये कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो प्रो पाकिस्तानी जमात जो है, प्रो पाकिस्तानी जमायत इस्लामी जो है, और उसकी जो सपोर्टर जैसे HM वाले हैं, आज भी उनके स्कूल जो हैं, आज भी उनकी प्रॉपर्टियां सरकारी रिकॉर्ड में चल रही हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि स्कूल तो अगर आपने बंद किए, लेकिन बच्चों का क्या कसूर है? बच्चों को सरकारी स्कूलों में अगर आप दाखिला देने लगे हैं, मैं इसका वेलकम करता हूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो कौमी धारे के अंदर आएँ और अपने कानून को माने, अपने देश का उनको पता चले कि हम कहाँ रहते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर ये स्कूल जो बंद किए हैं, मैं इसका वेलकम करता हूँ, और आगे के लिए किसी किस्म का ऐसा कोई स्कूल नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि जो ये बच्चे जो हैं, ये जब हमारे सरकारी स्कूलों में जाएंगे, कौमी दायरे के अंदर आएंगे, उससे देश की मजबूती होगी, और जो उनके जहनों में जो बातें भरी गई हैं वो उनको निकाला जा सकेगा। गलत बातें, हाँ, जो गलत बातें उनके जहन में आती हैं उनको निकाला जा सकेगा। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं मरकज़ी सरकार से और रियासती सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो दिल से हिंदुस्तानी है। जम्मू कश्मीर का बच्चा मुसलमान दिल से हिंदुस्तानी है। हाँ, अलबत्ता बात यह है कि कत्ल करना तो जुर्म है ना, लेकिन फिर भी हमारे जम्मू में भी तो कत्ल भी लोग करते हैं, चोरी करना गुनाह है, चोरी भी लोग करते हैं, हर किस्म का क्राइम करना जो है वो गुनाह है, जुर्म है, लेकिन वो लोग करते हैं। और कश्मीर के अंदर
चंद गुंडे जो हैं वो ये क्राइम करते हैं, वो एंटी नेशनल नारे लगाते हैं या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वो होंगे, वो कहते हैं चावलों में बंड जो होते हैं वो होंगे, वो रहेंगे। उनके खिलाफ काम करने की ज़रूरत है। और इन बाकी जो पब्लिक जो कश्मीर की है, जम्मू कश्मीर की है, उनको प्यार दें, प्यार से रखें। हमारा एक भी आदमी जो है वो पाकिस्तानी नहीं है, हमारा बच्चा जो हिंदुस्तानी है, और पूरा जम्मू कश्मीर का बच्चा हिंदुस्तान के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक भी बहाने के लिए तैयार बैठा है। आपने एक बार कहा था कि आपके पूर्वज कश्मीरी पंडित। बिल्कुल, इसमें क्या शक है, इसमें क्या शक है। मैं 9 पीढ़ियों को तो मैं पता लगा चुका हूँ। मैं ये देख रहा था कि हमारा वो कौन सा बुजुर्ग था कि जो कश्मीरी पंडित था और वो जिसने इस्लाम कबूल किया था। इसमें क्या शक है कि आज कश्मीर के अंदर जो 90% 95% लोग जो थे वो तो कश्मीरी पंडित थे। और एक वक्त आया कि वहाँ पर एक शाह हमदान जो थे वो ईरान से आए थे, उन्होंने अपनी तबलीग की, और कश्मीर का राजा रंचन देव जो था वो उसे ये भी पता नहीं था कि उसका मज़हब क्या है। और उस हिंदू लोग जो थे वो जाते थे उसके पास, उसको कहते थे कि आप हिंदू मज़हब कबूल कर लो। मुसलमान जाते थे जो उस वक्त के आलम थे, वो कहते नहीं आप इस्लाम कबूल कर लो। वो दोनों की बातों पे कन्विंस हो जाता था। लेकिन फिर उसने एक दिन फैसला कर लिया कि मैं कल सुबह उठकर जिस आदमी का चेहरा देखूंगा उसका जो मज़हब होगा वो मज़हब जो है वो मैं कबूल कर लूँगा। तो शाह हमदान सुबह उठ कर के वहाँ जेलम के किनारे पे नमाज़ पढ़ रहे थे। तो जब महाराजा साहब उस वक्त राजा रंचन देव जो उठे, वो उठकर उन्होंने देखा कि ये आदमी क्या कर रहा है। उन्होंने अपना आदमी भेजा, उसको बुलाया जा करके कि इसको बुलाओ, ये कौन है। जब वो आया उसने कहा कि आप कौन हो। उसने कहा जी मैं मुसलमान हूँ। उसने आपका मज़हब, कहा मेरा मज़हब इस्लाम है। तो उसने फिर वो मज़हब इस्लाम कर लिया। राजा रंचन देव ने जब इस्लाम कबूल किया तो कश्मीर के 95% लोग जो थे वो सारे इस्लाम कबूल कर गए और वो मुसलमान हो गए। वहाँ किसी औरंगज़ेब ने कश्मीरियों को मुसलमान नहीं बनाया, ना किसी अकबर बादशाह ने बनाया, ना किसी और ने बनाया। वो एक वली था, शाह हमदान एक वली था। वो उसने उसका चेहरा देखकर उसकी बात सुन करके राजा रंचन देव ने इस्लाम कबूल किया था। उसके साथ सारी प्रजा इस्लाम कबूल कर। रियासी के स्थानीय मुद्दे क्या देख रहे हैं जिनसे जनता दो चार हो रही है? सूला पार्क भी बंद कर दिया गया था, हालांकि अब खोल दिया गया है, उसे किस तरह से देखें? देखिए, सूला पार्क जो था वो पिछले दिनों महीना 1.5 महीना वो बंद रहा, जिसके लिए हमारी रियासी के लोगों में बड़ी रिजल्टमेंट थी। और आज 4-5 दिन 6 दिन पहले की बात है कि डिप्टी कमिश्नर साहिबा वहाँ गई, हमें भी बुलाया गया था। और डिप्टी कमिश्नर साहिबा को सूले की तारीख, जब उसकी हिस्ट्री का पूरा इल्म नहीं था। और जब हमारे यहाँ डॉक्टर सुखदेव जी थे, साथ में ये यश वर्मा जी थे, हमारे सुदेश पंडोत्रा जी थे, मैं था, हम वहाँ पर गए। तो वहाँ पर जाकर सारी जब उनको सूला के बारे में पूरी जानकारी दी गई तो वो कन्विंस हुई, उन्होंने सूला पार्क जो है वो खोल दिया। हाँ, अलबत्ता एक बात हमने भी की, और मैं आज यहाँ से आपकी वसातत से, आपके चैनल से भी ये अपील करता हूँ कि सूला के अंदर जो मछलियाँ हैं उनमें जान है। वहाँ साबुन लगाकर मत नहाइएगा। साबुन लगाकर अगर आपने नहाना है तो पानी बाल्टी से बाहर निकाल लीजिए, बाहर नहाइए, क्योंकि मछलियों को तकलीफ होती है, मछलियाँ मर भी सकती हैं। और छलांग ज़ोर से जो लगाते हैं, छलांग से भी, क्योंकि पहले मछली इक्का दुक्का होती थी तो कोई बात नहीं थी, अब वो सारा सूला मछलियों से भरा हुआ है, उनको तकलीफ पहुंचती है। वहाँ छलांगे ना लगाएं और साबुन लगाकर ना नहाएं। तो मैं डिप्टी कमिश्नर साहिबा का मशकूर हूँ कि उन्होंने जाकर के जब हमारी बात सुनी और उन्होंने सूला जो है वो खोल दिया। अब वहाँ पर हर आदमी जा सकता है, नहा सकता है। और दूर दूर से, आपको पता ही है, कठुआ से, पुंछ से, रजौरी से, सांबा से, मैं कहता हूँ दूर दूर से डोडा तक के लोग जो हैं वो पिकनिक के लिए वहाँ पर आते, बच्चे आते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो हमारे यात्रु जो शिवखोड़ी के लिए आते हैं वो वहाँ पर आते हैं। हम तो ये भी चाहते थे कि सूला से गंडोला जहाँ रियासी किले तक लग जाए, और किले से फिर अगर ये कालका माता मंदिर जी का मंदिर है, सालों से थे, दशकों से थे, लेकिन आपकी सरकार में भी नहीं लगा। बात ये है कि आप तो बात ये है कि दफा 370 को तोड़ने के लिए 60 साल लगे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि उन्होंने तो अपना इरादा नहीं बदला, उन्होंने तो अपना डिमांड जो थी वो जारी रही। हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड तो बढ़ चुकी है। आप दो सरकारों में रहे, दो पार्टियों में रहे, आपकी सरकारें रही हैं जम्मू कश्मीर में। ये एक पुराना मुद्दा है, दशकों से आप लोग ही उठा रहे हैं, तो आपकी सरकारों में हल क्यों नहीं हुआ इसका? बात यह है कि हमारी सरकार के हमारी सरकार के दौर में ये मुद्दा नहीं उठा। ये 10-15 साल से ये मुद्दा चल रहा है और इसकी फाइलें बंद करके अब मरकजी सरकार के पास चली गई हैं। यहाँ किला के दाएं बाएं एक जू बनाने की 15 साल की आप बात कर रहे हैं, आप पहले कांग्रेस में थे, उसकी सरकार में, 15 साल
कांग्रेस में जो सरकार थी तो कांग्रेस को आपको सूला पार्क या किले के नज़र आते, आपको पता नहीं है कि उस वक्त गुलाम नबी आज़ाद साहब ने रियासी का इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट बना दिया। वो भी तो देखो ना, उसका शुक्रिया अदा करो आप अपने चैनल से कि सवाल ये कांग्रेस ने रियासी का डिस्ट्रिक्ट बनाया। क्यों नहीं लगाया गया? अब आप इस पार्टी उस वक्त गंडोला एक ऐसी चीज़ है कि जो रातों रातों बन नहीं सकता है। गंडोले की एक फाइल बनती है, दिल्ली तक वो कागज जाते हैं। सब ईमानदारी के साथ ये आप सिर्फ बचने के लिए ये तमाम बातें कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं बना ये सके। सारी फाइलें, अगली बार सरकार ये सारी फाइलें जो बनी हैं ये हमारी सरकारों में बनी हैं, हमारी सरकारों में बनी है और बिल्कुल बनी हुई है। अगर 10 साल से अगर फाइल वहाँ पर पड़ी हुई है तो अब 8 साल तो बीजेपी को हो गए, तो बीजेपी वाले निकालें इस फाइल को। आप मुझे बताइए, 8 साल से बीजेपी की सरकार चल रही है, आप रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुझे एक चीज़ बता दीजिए, कोई नया प्रोजेक्ट कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लाया। एक केंद्रीय विद्यालय स्कूल की डिमांड चल रही थी, वो नहीं ये ला सके। अब सड़कों में लुक डालनी या ब्लैक टॉप करना है या गलियों में टाइलें डालनी है, ये रूटीन के काम है, ये चलते रहेंगे। किसी की सरकार नहीं। रविंद्र राणा जी आए थे, हमने उनसे सवाल किए, उन्होंने कहा कि कटरा रियासी सड़क की हालत जो थी 8 साल पहले जो थी और आज की हालत आप देख सकते हैं। हालांकि अब गड्ढे हैं, ये भी सवाल किया गया, उन्होंने ये गिनाया। वो कोड़ी ब्रिज की बात करते हैं, वो राशन फ्री की बात करते हैं और तमाम उनका इंटरव्यू अगर आपने देखा हो तो 8 साल गिना रहे थे, 8 साल की उपलब्धि गिना रहे थे। बात ये है कोड़ी ब्रिज की जो बात है, कोड़ी ब्रिज तो इन्होंने तो शुरू थोड़ी किया। उन्होंने कहा इन्होंने थोड़ी शुरू किया। ये कटरा, ये रियासी जो सड़क आई थी वो इन्होंने थोड़ी बनाई है कोई। अब रियासी, अब इसमें डेवलपमेंट जो, अब एक प्राइमरी स्कूल बनता है, प्राइमरी स्कूल का 10 साल के या 15 साल के बाद फिर वो मिडिल स्कूल बनता है, फिर 10 साल के बाद वो हाई स्कूल बनता है। अगर ये मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बना देंगे तो ये कहेंगे नहीं कि हमने बना दिया, वो रूटीन में तो बनने ही बनने हैं, वो तो बनाने ही बनाने हैं। अब चलो अगर इन्होंने बना दिया, हम उनका वेलकम करेंगे जो इन्होंने बनाया। मुझे ये बताएं कि इनकी 8 साल की सरकारों में इनके मंत्री भी रहे और रियासी का मंत्री रहा, 8 महकमे उनके पास थे। हमारी सरकारों में अगर कोई मंत्री थे तो उन्होंने बनाकर दिखाया है, हर तरफ उनका, इन्होंने उनकी जो है वो नेम प्लेटें थी वो तोड़ी हैं। लेकिन ये भी तो बताएं कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट लाया है इन्होंने 8 सालों में रियासी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जी का आपने इंटरव्यू सुना था, उसमें उन्होंने तमाम चीजें गिनाई थी जो उपलब्धियां थी उनकी। आप 8 साल का प्रचार कर रहे हैं कि 8 साल केंद्र सरकार के जो 8 साल बेमिसाल है, वो ये मैं कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा जानकारी जो होती है वो मीडिया को होती है। मैं मीडिया से सवाल करता हूँ कि मीडिया हमें बता दे कि इन 8 सालों में ये जो उसके वो कामयाबी के 8 साल गिन रहे हैं, इन 8 सालों में डिस्ट्रिक्ट रियासी में कोई एक चीज़, एक नाम बता दें कि एक चीज़ फलानी जो इन्होंने यहाँ पर नई लाई है। अगर अब रियासी का पुराना हॉस्पिटल था उसको इन्होंने सफ़ेदी करा दी, उसको इन्होंने क्या वो शीशे लगा दिए, तो क्या वो इन्होंने बनाया है? उसके लिए भी तो डॉक्टर सुखदेव की क़यादत में जो हमारी डेवलपमेंट की कमेटी बनी थी, हमने जद्दोजहद की उसके बनाने के लिए। ये अपने खाते में डालें तो डालते रहें। अब किसी का मुंह थोड़ी बंद हम करेंगे, हमने लड़ाई थोड़ी लड़नी है कहीं। इस जनता जानती है, जनता जो है, ये जनता जनार्दन जो है, ये सब जानती है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। ये वक्त आएगा फिर पता चलेगा। भारतीय जनता पार्टी वालों के पास जो हथियार है, वो हथियार को वो मरने नहीं देते, वो हथियार को टूटने नहीं देते, उस हथियार को वो जिंदा रखते हैं। चाहे देश जलता है तो जल जाए, उन्हें वोट चाहिए। वो ऐसा हथियार इस्तेमाल करते हैं कि कोशिश करते हैं कि लोगों को इमोशनल करने की, लोगों को इमोशनल करके वो वोट लेकर कामयाब हो जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं। ये भी कहा अग्निपथ के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा ये स्कीम लाई गई है हमारी सरकार द्वारा, इससे फायदा होगा। मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछली सरकार की बनाई हुई योजनाओं के नाम जितने चेंज किए वो सब चल रही हैं। वो पहले भी चल रही थी, आज भी चल रही हैं। इन्होंने जितनी भी योजनाएं बनाए, इनकी एक भी कामयाब नहीं हुई है। और ये जो अग्निपथ जो ये बनाया है, अगर अग्निपथ, अगर ये इनकी स्कीम ठीक है तो सारा देश जल गया। 24 ट्रेनें जल गई और पूरे रेलवे स्टेशन जला कर रख दिए गए। सरकारी अमलाक को जलाया जा रहा है, लोग भड़क चुके हैं, देश जल रहा है। और हमारे पीएम साहब जो है वो खामोश बैठे हुए हैं, उनके मुंह में वो चुप्पी इतनी, वो बोल ही नहीं रहे कुछ भी। और सवाल अपोजिशन को किए जाते हैं कि ये इसका क्या हुआ। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो गोदी मीडिया है वो मोदी जी से क्यों नहीं पूछता, जनाब आप क्यों नहीं बोल रहे हो? देश जल चुका है, सारा आग लगी है पूरे देश के अंदर। ये क्या हो रहा है? नौजवान कितने फांसी लगकर मर गए हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? आपकी सरकार या फिर आप इंडिविजुअली खिलाफ हैं अग्निपथ और अग्निवीर? मैं देश के नौजवानों के साथ हूँ और मैं नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ
कि ये कौम के सरमाए को ना जलाएं, कौम का नुकसान ना करें, क्योंकि कल को अगर आप में से ही कोई मंत्री बनेगा, आप ही सरकार में आ जाएंगे, हो सकता है नहीं मिले किसी को नौकरी, को सियासत में आके वो मंत्री बन सकता है। उस वक्त आप भी यही कहेंगे जो मैं आज कह रहा हूँ कि आप एजिटेशन के रास्ते को एक पुरअमन तरीके से वो करें। पूरी दुनिया देख रही है, दुनिया आपके साथ है, वालिदैन आपके साथ हैं, पेरेंट्स जो हैं वो आपके साथ हैं, और मेरे जैसे लोग जो हैं वो भी आपके साथ हैं। मैं एक अपील करता हूं कि वो कौम का नुकसान ना करें, ये जो साड़ फूंक जो है इसको बंद करें और एक पुरअमन तरीके से अपना प्रोटेस्ट जो वो जारी रखें। जहां हमारी ज़रूरत होगी हम भी उनके साथ खड़े रहें। चलिए, अंतिम सवाल, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन, जिला प्रशासन अच्छा काम कर रहे हैं या? मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट टोटल बैठ चुका है। किसी दफ्तर में एक पैसे का कोई काम नहीं हो रहा है, किसी दफ्तर में कोई एक पैसे का काम नहीं हो रहा है। सिर्फ फाइलों को, सिर्फ फाइलें नीचे से फाइलों, तो आपको कैसे पता है? क्योंकि हमें पता ना, हम पब्लिक के काम लेकर, हम पब्लिक के लोग जब जाते हैं ना, हम भी पब्लिक के काम लेकर जाते हैं। नहीं हुए होंगे, वो बात अलग है कि आपसे जुड़े काम आप जाइए, आप एक दिन पूरा, अब डीसी कम्प्लेक्स जो है सारे दफ्तर उधर ही है ना, आप एक दिन बैठिए वहाँ पर अब, और ये गिनते रहिए कि सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 10 बजे लेकर शाम 4 बजे तक जब दफ्तर बंद होता है, कितने लोग वहाँ पर जाते हैं। लेकिन ये कहना सवाए मुलाजमों को कोई काम नहीं हो रहा, ये तो गलत बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। लोगों के काम तो रूटीन काम तो हाँ, चल ही सिर्फ रहे हैं। बात यह है कि एक आदमी जाता है, वो 10 दिन चक्कर लगाता है, आज होगा, कल होगा, परसों होगा, चौथ होगा, आखिर फाइल को दब जाती है वहाँ पर, फिर वो फाइल वो उधर ही पड़ी रहती है, वो फाइल का पीछा ही नहीं करता है। एक दो दफ्तर वहाँ पर है, एक दो दफ्तर वहाँ पर है कि वो काम हो ना हो, कुछ अफसर अच्छे भी हैं, उनके पास जाओ, वो बात करते हैं और आदमी मुतमईन होके आता है और ये सोचता है यार सारा जन्नत में जाए मेरा काम, अफसर मिला तो सही, उसने चलो मेरी बात तो सुनी। लेकिन अगर ये कहो, ये आप पर्सनल एक्सपीरियंस शायद आप सुना रहे हैं, एक मोटा आंकलन में आपसे सवाल कर रहा था। पर्सनल नहीं, मैं पर्सनल, हम जो भी बात करते हैं हम पब्लिक की नुमाइंदगी करते हैं। मैं एक जमात का जिम्मेदार आदमी हूँ और मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक सैकड़ों के हिसाब से लोग मिलते हैं, हम उनका काम करते हैं, हमें करना पड़ता है, लेकिन हम भी हाथ खड़े कर जाते हैं जब सुनने वाले कोई नहीं किसी दफ्तर में। किस दफ्तर में काम, हाँ हो रहे हैं काम, सिर्फ 2 नंबर के धंधा, 2 नंबर के धंधे तड़ले से। इस तरह के सुनिए, आरोप 2 नंबर के मैं दूंगा पब्लिक परसेप्शन में, तो सवाल आप पर भी खड़े होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ करोड़ों रुपए के गफले हो रहे हैं, करोड़ों रुपए के गफले, मेरे पास सबूत हैं, मेरे पास सबूत हैं, सुनाई किसको, को सुनता ही नहीं। मैंने कितनी आरटीआईयां लगाई हैं, मैं आरटीआईस्ट भी हूँ, वो भी हूँ। लेकिन आपकी ये कहा जाता है कि आप आरटीआई लगाते हैं, सामने नहीं लाते, मीडिया के सामने कभी। अब बताइए कौन सी कहाँ गफला हुआ है, मैं बताऊंगा। मुझे आरटीआई की, मेरी आरटीआई सारी दबा दी गई हैं, मुझे जवाब नहीं मिल रहा है, और जो मिला है, मैं एक दफ्तर के अंदर 160 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, 160 रजिस्ट्रियाँ हुई हैं खरीदो फरोख्त की ज़मीनों की, और उसमें 15-15 लाख रुपए लेकर रजिस्ट्रियाँ दर्ज हुई हैं। और वो किसकी रजिस्ट्रियाँ हुई हैं कि क्योंकि वो हो नहीं सकती थी, और उसमें 5-5 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें बनी हुई हैं, और उसमें बिल्डिंगें शो नहीं की हैं। अगर शो की है तो उसमें कच्चा कोठा शो किया है। बिल्कुल हाँ। तो ये साबित कर पाएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल मैं साबित करूंगा। आवे ना, मतलब कोई सामने तो आए। और अभी मैंने 2 बार अपीलें की हुई हैं। अब मैं मांगता हूं वो नहीं देते कुछ और हैं, इसलिए नहीं देते। मैं तो कहता हूं कि यहाँ तालाबों के वसीके हुए हैं, तालाबों की रजिस्ट्रियाँ हुई हैं जो नहीं हो सकती। एक्ट का पालन नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि करोड़ों रुपए के यहाँ फ्रॉड हो रहे हैं, और हुए हैं फ्रॉड, करोड़ों रुपए के फ्रॉड हुए हैं। किसको सुनाएं, किसके पास जाए, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। आप दस्तावेज लाइए, बिल्कुल है मेरे पास मेरे पास दस्तावेज हैं, तब इतने सीना ठोक के बात कर रहा हूँ। किसी बड़े अधिकारी के मैं पास किसके पास करप्शन में आपने शिकायत की? एंटी करप्शन में भी शिकायतें की है मैंने, वो एंटी करप्शन में भी चल रहा है, उधर भी मैंने शिकायतें की। तो फिर इंतजार करिए। बिल्कुल, मैं तो इंतजार तो कर रहा हूँ लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं यहाँ 20,000 करोड़ रुपए का गफला है कटरा के अंदर, 20,000 करोड़ का।
अगर गवर्नर महोदय मेरी बात सुन रहे हैं, डिटेल में बताइए क्या क्या घपला है? नहीं गवर्नर महोदय, मैं कह रहा हूँ गवर्नर महोदय जो एलजी साहब मेरी बात को अगर सुन रहे हो, अगर वो सुनेंगे मुझे बुलाएं, मैं 20,000 करोड़ रुपए का घपला जो कटरा में साबित समय भी बताएं कब का ये मामला है, पहले का मामला है, रिसेंटली कुछ है? ये अभी चल रहा है। मैं कहता हूँ कि सरकारी प्रॉपर्टी का सरकार के लोग किराया प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं। मेरे पास बहुत कुछ है, पर्याप्त सबूत है आपके बिल्कुल है मेरे पास, बिल्कुल मेरे पास है। आने पर दिखा पाएंगे? मैं कहता हूं कि अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे जेल में भेज दिया जाए और मैं ये कहूंगा कि मेरी जमानत भी ना कोई कराए। लेकिन अपोजिशन के नेता होने के नाते आपको ये तमाम मुद्दे जनता के सामने लाने चाहिए, समय समय पर सुनिए मेरी बात, जनता ये मुद्दे जनता के सामने लाने का इसका फायदा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमने देखा है ना, आज हमने देखा है कि अभी मैं जब ये बोलता हूँ तो कमेंट आ जाते हैं रूलिंग पार्टी के लोगों के, भट्ट साहब अफसरों को बदनाम मत करो, अफसर बड़े अच्छे हैं। क्योंकि वो उधर बैठकर अफसरों को उनको बिस्कुट भी मिल जाता है, चाय भी मिल जाती है, पिलाते हमको भी हैं, वो ऐसी बात नहीं, हम भी पी के आते हैं, पानी भी पी के आते हैं, लेकिन उनको गफले नजर नहीं आते क्योंकि वो अपने गफले करने में खुद शामिल हो गए हैं ना। तो बड़े आरोप लगाने आप मैं कहता हूँ 10 20 मैं कहता हूँ मुझे बुलाए, मैं आपके चैनल से मैं कहता हूँ मुझे डिविजनल कमिश्नर बुलाए, मुझे डिप्टी कमिश्नर बुलाए, बैठकर बात करें, मैं सबूत पेश करता हूँ और फिर मुझे गारंटी ये चाहिए कि उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन कार्रवाई करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि रूलिंग पार्टी के लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। तो बड़े आरोप जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता तारिक बड़जी लगा रहे हैं कि कई सारे घोटाले गफले जो हैं प्रशासन में चल रहे हैं और इनके पास पुख्ता सबूत भी इस मार्फत हैं। अगर कोई बड़ा अधिकारी इन्हें बुलाता है तो उनके सामने वो तमाम सबूत पेश किए जाएंगे। एंटी करप्शन ब्यूरो में भी इनका कहना है। एक बात और कहता हूँ कि जो गफले मैंने पकड़े हैं और मेरे पीछे गुंडे बदमाश भी लगाए गए हैं, मेरी जान को भी खतरा है, मेरी जान को खतरा है। क्योंकि मुझे मेरे नज़दीकी लोग जो लोग मुझे जानते हैं कि तारिक भट्ट ने ये बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ा हुआ है और मुझे वो मशवरा देते हैं कि यार जान संभाल कर रहना। मैं आज स्कूटी लेकर कटरा नहीं जाता हूँ, मुझे पता है कि मुझे मार दिया जाएगा, मैं नहीं जाता हूँ वह, क्योंकि तो अभी मैं पुलिस में आपने ये शिकायत करवाई अपनी सुरक्षा को लेकर? बिल्कुल पुलिस को पता है, पुलिस को भी पता है और मैंने रिटर्न में भी अब कंप्लेन की हुई है। चलिए, तो जान को भी खतरा है क्योंकि इनका ये कहना है कि कुछ ऐसे प्रूफ सबूत जो है इनके पास हैं जो अगर सामने आएंगे उस पर सही से जांच होगी तो बड़े घोटाले जो है प्रशासन के सामने आ सकते हैं। और मीडिया हमारे चैनल के मंच पर ये ऐलान कर रहे हैं और कि मैं अगर कोई एक बात और कह देता हूँ, अगर मैं जो कह रहा हूँ इसमें अगर इसका अगर कोई हाई लेवल का कमीशन बैठाया जाए, इसमें जुडिशरी के लोग भी फंसेंगे, जुडिशरी के लोग भी फंसेंगे इसमें। तो प्रूफ आप सामने जनता के सामने सुनाऊं किसको? जनता क्या करेगी? जनता ने थोड़ी कुछ करना है, काम करना है अफसरों ने, काम करना है एडमिनिस्ट्रेशन ने। एडमिनिस्ट्रेशन के पास हम जब जाते हैं तो हमें 15-15 दिन तो मुलाकात ही नहीं देते, वो मिलने ही नहीं देते। उनको पता है कि ये जो आकर कहेगा तो उसके पास हमारे पास तो जवाब है नहीं, फिर हमारी फाइलों को दबा दिया जाता है, हमारी आरटीआई की दरख्वास्तों को दबा दिया जाता है, हमारी अपीलों को दबा दिया जाता है। तो आरटीआई एक्ट जो है उसका पालन नहीं हो रहा है। जो जानकारी ये मांग रहे हैं वो जानकारी इन्हें समय पर नहीं दी जा रही है। बड़े गफले घोटाले जो हैं वो हुए हैं इनके पास। इनका कहना है कि पर्याप्त स्कूल हैं और हाई लेवल इंक्वायरी जो है इस मार्फत होनी चाहिए। एलजी महोदय से भी मैं अपील करूंगा कि अगर वाकई में ये जो एलजी प्रशासन है करप्शन को लेकर सीरियस है तो इन्होंने जो कहा है उसे संजीदगी से लिया जाए। और अगर ये तमाम बातें इन्होंने सिर्फ प्रशासन को बदनाम करने के लिए गलत बातें कही हैं, गिरफ्तारी देने के लिए तो तैयार हूं, गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं और जो भी कार्रवाई इन पर बनती होगी लॉ ऑफ मुझे कबूल होगी, इन्हें कबूल होगी, ये इनका कहना है। तो चलिए फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी दीपक राजपूत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।